स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के साथ सामने मध्य में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी को 28 में से केवल 5 सीटें क्यों मिली, इस बात को लेकर कांग्रेस ने बना दी है पार्टी के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। बताएंगे क्या डीएमके के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को मिलेंगे बड़े सबूत। दोस्तों क्यों ले रही है कांग्रेस पार्टी ये बड़ा एक्शन, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में अजमेर कांग्रेस चिंतन शिविर में पहुंच रहे हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। बताएंगे कौन से मामले को लेकर यह शिविर बुलाया गया है दोस्तों, और 100 जिला अध्यक्षों को एक साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। दोस्तों बताएंगे किस तरीके की हो रखी है तैयारी और कहां पहुंच रहा है एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन बीजेपी के नेता को एक बार फिर से देगा करारा जवाब। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि डीएमके पार्टी को लेकर कांग्रेस पार्टी को सही से जांच पड़ताल करानी चाहिए कि आखिर तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए क्या की गई थी बड़ी साजिश और एकदम सही किया गया है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी लगभग 3 दशक तक डीएमके पार्टी के साथ में गठबंधन का हिस्सा रही दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी लगातार तमिलनाडु के अंदर कमजोर होती चली गई। इसके बाद पार्टी ने यह विचार किया था कि इस बार का चुनाव अलग होकर लड़ा जाए, लेकिन बाद में पार्टी ने डीएमके के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया दोस्तों। बाद में थालापति विजय की सरकार बन गई तो कांग्रेस पार्टी सरकार का हिस्सा बन गई और 2 मंत्री 59 साल के बाद कांग्रेस पार्टी के सरकार के मंत्री बन गए दोस्तों। इसके बाद ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़े अचीवमेंट के तौर पर देखा गया। ऐसे में पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर यह पता करने में लग गई है दोस्तों कि आखिर हार का क्या बड़ा कारण है। कांग्रेस पार्टी 28 सीटों पर लड़ी थी, पार्टी को कम से कम 10-12 सीटें जीतनी चाहिए थी, लेकिन केवल 5 सीटों पर ही जीत मिली दोस्तों। हर बार कांग्रेस पार्टी 5-7 सीटों के इर्द गिर्द ही रहती है, जबकि डीएमके पार्टी की लहर देखने को मिलती है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु के अंदर अपना विस्तार उस तरीके से नहीं कर पाती जो होना चाहिए दोस्तों। इससे एक बात तय हो गया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी को जानबूझकर 5-6-7-8 के आंकड़े के इर्द गिर्द रखते हैं, यानी सिंगल डिजिट के अंदर रखते हैं दोस्तों। और इसी आशंका के बीच कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु चुनाव को लेकर अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में एंटी पार्टी एक्टिविटी यानी पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल और पार्टी के विरोध में की जा रही अनियमितता के मामले को जांच पड़ताल करने के लिए अपने लोगों को मैदान में उतारा है दोस्तों। 5 जनों की टीम बनाई गई है, जिसमें चेयरमैन के पोस्ट पर के जया कुमार को रखा गया है। डॉक्टर जया कुमार कांग्रेस पार्टी के पूर्व लोकसभा के सांसद और सेक्रेटरी हैं दोस्तों। ऐसे में एआईसीसी सेक्रेटरी को चेयरमैन बनाकर भेजा गया है। उनके साथ में 4 और मेंबर हैं तमिलनाडु कांग्रेस के, जिसमें उपाध्यक्ष हयादुल्ला को भी रखा गया है दोस्तों। सासा सवर्ण सेतु रमण को भी जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ में सीडी मयपन भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और कमला लक्ष्मी कामराज को जिम्मेदारी दी गई है। तो कांग्रेस पार्टी 5 लोगों के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ मैदान में कूदी हुई है दोस्तों। इसके बाद उन सारे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होकर तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी के आंकड़े को 5 पर निपटा दिया दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कई सारे राजनीतिक चर्चाओं में कि तमिलनाडु कांग्रेस डीएमके पहले चलाती थी और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पूरी तरीके से अब तमिलनाडु के अंदर पार्टी का विस्तार चाहते हैं दोस्तों। और जो भी नेता डीएमके के करीबी है और जिनका काम कांग्रेस पार्टी को राज्य में इतना कमजोर करके रखना था कि पार्टी मंत्री का पोस्ट ना मांग पाए, उन सारे नेताओं को अब कहीं ना कहीं इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के माध्यम से चिन्हित किया जाएगा दोस्तों, और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आने वाले दिनों के अंदर तमिलनाडु कांग्रेस में जबरदस्त तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा और पार्टी को 2 मंत्रालय भी मिले हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है, क्योंकि थालापति विजय के साथ में गठबंधन हुआ है और कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति को तमिलनाडु के अंदर मजबूत करना चाहती है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही कदम उठाया गया है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी इन दिनों राजस्थान के अजमेर के अंदर चिंतन और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है दोस्तों, जिसकी शुरुआत 10 दिनों तक पहले ही कर दी गई है, यानी बीते दिन से शुरू हुआ है और 10 दिनों तक लगातार चलता रहेगा। चिंतन शिविर में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के करीब 100 जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण के लिए शामिल होंगे दोस्तों। इस प्रशिक्षण में पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। अजमेर के अंदर कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की मजबूती देने, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने, साथ ही आम जनता के मुद्दे को जोड़ने और अन्य विषय को लेकर आगामी चुनाव में पार्टी की रणनीति को लेकर शिविर में चर्चा हो रही है दोस्तों। पार्टी के नेताओं का मानना है इस तरीके के चिंतन शिविर से पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलती है, जनहित के मुद्दे पर सरकार को घेरने की प्रेरणा मिलती है और इसमें कई सारे वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी, भंवर जितेंद्र सिंह सहित कई नेताओं को बुलाया जा रहा है दोस्तों। पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद रहेंगे, साथ में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के ऐलान के बाद से पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के चिंतन शिविर से पार्टी को विचारधारा के तौर पर मजबूती मिलती है और आम जनता के साथ में कैसे संपर्क साधा जाता है और कैसे पार्टी को प्रदर्शन करने चाहिए, किन मुद्दों पर पूरी पार्टी को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, ये सारे मुद्दे एकदम क्लियर हो जाते हैं। और 100 से ज्यादा जिला अध्यक्षों की इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों मौजूद रहेंगे। तो आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी कौन से मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी दोस्तों, ये एकदम क्लियर हो जाएगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
एनएसयूआई ने भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर रखी है दोस्तों। एनएसयूआई ने पहले राजस्थान के अंदर नीट पेपर को लेकर जोरदार तरीके का विरोध किया, तो उसके बाद हरियाणा के अंदर भी विरोध एक तगड़े तरीके से देखने को मिला दोस्तों। इसके बाद कर्नाटक के अंदर भी विरोध की तस्वीरें सामने आ गई और अब एनएसयूआई छात्र संगठन की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्री एक बार फिर से बने हिमंता विश्व शर्मा के इलाके यानी असम में जोरदार तरीके के प्रदर्शन का ऐलान किया गया है दोस्तों। 24 तारीख यानी आज कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा एनएसयूआई के विनोद जाखड़ उनके नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यह आंदोलन किया जाएगा। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर, विरोध को लेकर ऐलान किया गया है दोस्तों। ऐसे में असम के अंदर विरोध करते हुए कहीं ना कहीं एनएसयूआई हर जगह पर जितने भी नीट पेपर लीक से लोग प्रभावित हो रहे हैं, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं दोस्तों, उनको भी मैसेज भेज रहे हैं कि आप सबको एनएसयूआई से जुड़ना चाहिए। एनएसयूआई आपके लिए लड़ाई लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो शिक्षा मंत्री है उनसे इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन को देश भर के अंदर फैलाया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि एनएसयूआई के आंदोलन के कारण देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ रही है दोस्तों, क्योंकि 22 लाख परिवार के लोग हैं जो सीधे तौर पर इससे प्रभावित हुए हैं और छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए ही कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई का गठन किया गया है दोस्तों। एनएसयूआई पूरी तरीके से लड़ाई लड़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए संगठन यानी एबीवीपी के लोग चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, जबकि अपने आप को छात्रों का हितैषी बताते हैं। 2 शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नीट को लेकर कांग्रेस पार्टी छात्र इकाई की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर पार्टी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, बीजेडी के साथ साथ टीडीपी पार्टी, पीडीपी पार्टी, एनसी और एनसीपी, जेडीयू, बीएसपी और सीपीआईएम को बोलते हुए कहा कि आप लोग कहां हैं। नीट पेपर को लेकर कांग्रेस पार्टी जोरदार तरीके से आंदोलन कर रही है। हर कोने में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता छात्र इकाई का आंदोलन कर रहा है, लेकिन आप लोग दिखाई नहीं दे रहे। पूरे विपक्ष को इस मामले पर एकजुट होना चाहिए, लेकिन केवल कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप भी मानते दोस्तों कि छात्रों के मुद्दे पर जब विपक्ष एकजुट होकर नहीं कांग्रेस पार्टी के साथ अगर खड़ा हो रहा तो उसके बाद कैसे एकजुटता होगी, एक बड़ा सवाल है। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए इससे बड़ा क्या मुद्दा होगा, जो नए बचे हैं उनका पेपर लीक हो जा रहा है और उनके पेपर लीक पर बीजेपी की सरकार चुप्पी साध कर बैठी है दोस्तों। इस पर तो सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, उसके बाद जनता का पूरा समर्थन मिलता। लेकिन अकेले एनएसयूआई के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और बाकी किसी का कुछ अता पता नहीं है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर नीट पेपर लीक के बाद राहुल गांधी ने छात्र के परिजनों से बात करना शुरू किया है दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी नीट पेपर लीक के बाद एक अभ्यर्थी के परिवार के लोगों से बात करते हैं दोस्तों, यानी मृतक नीट अभ्यर्थी प्रदीप मेघवाल के परिजनों से बात करते हुए राहुल गांधी कई सारे सवाल पूछते हैं दोस्तों, जिसके बाद परिजनों से सारी जानकारी लेने के बाद राहुल गांधी को पता चलता है कि परिजनों के ऊपर 11 लाख रुपए का कर्जा है और ये कर्जा उन्होंने लिया था अपने बेटे को नीट का तैयारी करवाने के लिए। 3 साल से उनका बेटा तैयारी कर रहा था। राहुल गांधी ने सारी जानकारी ली दोस्तों। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, तो परिवार के लोगों ने कहा कि हमको पहले तो न्याय चाहिए और इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि न्याय के लिए हम लोग लड़ाई पूरी तरीके से लड़ेंगे और न्याय तो आपको दिलवाएंगे। इसके बाद जब राहुल गांधी को पता लगा कि 11 लाख का लोन है परिवार के ऊपर दोस्तों, तो राहुल गांधी ने विनोद जाखड़ को इस बारे में बताया। तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से युवा इकाई की तरफ से 11 लाख रुपए देने का फैसला लिया है दोस्तों। विनोद जाखड़ राहुल गांधी के आदेश के बाद 11 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। अगर आप भी मानते हैं कि एक परिजन की मदद करने के लिए जो कुछ भी होता है वो करना चाहिए और राहुल गांधी एकदम सही कर रहे हैं। नीट घोटाले ने देश के मेहनती और पढ़े लिखे युवाओं की जान तक ले ली है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा मंत्री का अब तक इस्तीफा तक नहीं हुआ है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बात एकदम सही है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 19 तारीख को बहन जी से मुलाकात करने की कोशिश की थी दोस्तों, यानी मायावती जी से मुलाकात करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की थी दोस्तों। लेकिन पता चलता है कि उनके स्वास्थ्य के बारे में पता करने तो गए, लेकिन उनको आगे जाने का मौका नहीं दिया गया, यानी उनको मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई, गेट से ही वापस कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को लेकर चर्चा ये थी कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में मौजूद है और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि मायावती जी से बातचीत हो जाए, इसीलिए उन्होंने भेजा है। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई ऐसी बात नहीं कही है दोस्तों, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने आज अपने ऑफिस पर लखनऊ के अंदर एक बड़ी बैठक बुलाने का फैसला लिया है दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आज वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में विशेष बैठक करेंगी दोस्तों। ये बैठक बीएसपी के स्टेट कार्यालय 12 मॉल एवेन्यू लखनऊ के अंदर होगा और बड़ी बात यह है कि इसमें सारे दिग्गज नेताओं को बुलाया जा रहा है। उनसे आने वाले दिनों के अंदर गठबंधन को लेकर चर्चा की जाएगी। कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि गठबंधन को लेकर अभी भी कोई फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी आगे की स्थिति को देखते हुए कुछ बड़ा फैसला ले सकती है और हो सकता है कि जल्द ऐलान हो जाए कि नए तरीके के गठबंधन के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर बसपा कांग्रेस का गठबंधन होता है दोस्तों तो स्थिति पूरी तरीके से बदलेगी राज्य के अंदर। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। आज कुछ बड़ा ऐलान होगा या नहीं होगा। साथ साथ दोस्तों
कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सोशल मीडिया विभाग का नया विस्तार करने का फैसला लिया है और डिजिटल मोर्चा में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे दिखाई देना चाहती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया की ताकत को नई धार देने के लिए पार्टी की तरफ से संगठन को एक जबरदस्त तरीके से विस्तार के साथ आगे बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरपर्सन शालिनी सिंह के द्वारा प्रशिक्षित प्रदेश के महासचिवों, सचिवों और जिला और शहर के अध्यक्षों की सूची पर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने मोहर लगा दी है। दोस्तों, उन्होंने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मनोनीत सभी कांग्रेस जनों को हार्दिक बधाई दी है और शुभकामनाएं दी है। सभी नवनियुक्त पदाधिकारी और पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ पार्टी की नीतियों को धरातल पर मजबूत करने के लिए आश्वासन दिया है दोस्तों और बधाइयां दी है। सुरेश यादव को महासचिव बनाया गया है। संजय तिवारी को प्रदेश महासचिव डिजिटल यानी सोशल मीडिया महासचिव बनाया गया है। ऐसे ही नीरज अवस्थी को लेकर जिम्मेदारी दी गई है। रईस अहमद सैफी को जिम्मेदारी दी गई है। अली अंसारी गुरु को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे ही सुरजीत शाक्य, शिवपाल गुर्जर और राम श्रीवास्तव के साथ साथ जमील खान, मनोज बिंद और सफाकत हुसैन अंसारी के साथ साथ अबुल फैज के साथ साथ मोहम्मदुल हुई को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे ही मजहर अब्बास जैदी को जिम्मेदारी दी गई है। विकल्प मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है और निहारिका सिंह के साथ साथ हिमांशु मिश्रा, आदर्श कटियार, सचिन चतुर्वेदी, मयंक पराशरी। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने इसमें ज्यादातर पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका दिया है दोस्तों। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने डिजिटल लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के डीआईजी कार्यालय के बाहर हुए हंगामे के मामले को लेकर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है दोस्तों और समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन समेत 32 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है दोस्तों। इस एफआईआर में 7 लोगों को नामजद किया गया है जबकि 25 अज्ञात समर्थकों को भी शामिल किया गया है दोस्तों। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है दोस्तों। प्रशासन का कहना है कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। बुधवार को जोरदार तरीके का हंगामा हुआ और इकरा हसन बुधवार को अपने समर्थकों के साथ सहारनपुर स्थित डीआईजी कार्यालय पहुंची दोस्तों। इस दौरान उनके साथ आए बड़ी संख्या में समर्थकों ने मुख्य सड़क पर जमा होकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया दोस्तों। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की जिससे वहां की व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित हो गई दोस्तों। सड़क पर समर्थकों के जमावड़े के कारण आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। पुलिस को स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा दोस्तों। जिस तरीके से मुकदमे हो रहे हैं सांसद इकरा हसन पर, ऐसा लग रहा है कि 2029 के चुनाव में के जीत का अंतर और ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि लोगों की लड़ाई लड़ती हुई नजर आने लगी है दोस्तों और कई बार उनके ऊपर मुकदमे दायर किए गए और लगातार बैक टू बैक मुकदमे हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जनता की लड़ाई में बिल्कुल पीछे नहीं हटी है। इसी के साथ में दिल्ली के अंदर बीजेपी के विधायक ने कुछ ऐसा किया दोस्तों जिसे लेकर भाजपाई एक बार फिर से लोगों के निशाने पर है। जो अपडेट है वो ये कि दिल्ली के प्रीतमपुरा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक करनैल सिंह के नेतृत्व में एक मॉब यानी एक भीड़ एक दीवार में जाकर धक्के मारती है दोस्तों। दीवार को नीचे गिरा देती है। बाद में पता चलता है ये जो दीवार था ये मदरसा बन रहा था यहाँ पर और इस मदरसे को इलीगल बताते हुए 21 मई को बीजेपी के प्रीतमपुरा के विधायक अपने समर्थकों के साथ में पुलिस की मौजूदगी में गुंडागर्दी करते हुए दीवार को गिरा देते हैं दोस्तों, यानी मदरसा नहीं बनने देते। बड़ी बात यह है कि पुलिस और डीडीए अथॉरिटी के लोग यहाँ पर मौजूद थे दोस्तों। इसके बावजूद पुलिस वालों को लीगल तरीके से ये काम करना चाहिए था, लेकिन पुलिस वालों की मौजूदगी में बीजेपी का विधायक यहाँ पर गुंडागर्दी करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इस पर आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर गुजरात बीजेपी के सांसद के एक दावे को लेकर गुजरात में बीजेपी के अंदर कितनी आपस में फूट है दोस्तों, ये बात खुलकर सबके सामने आ गई है। जो अपडेट है वो ये कि गुजरात में बीजेपी के सांसद ने एक दावा किया है और राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है दोस्तों। मामला पूर्ण शराबबंदी वाले गुजरात से जुड़ा हुआ है, जहां पर बीजेपी दावा करती है कि कहीं भी गुजरात के अंदर शराब नहीं बिकता क्योंकि शराबबंदी लागू है। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद मनसुख वसावा ने शराबबंदी के कानून की अनदेखी को लेकर एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी को बैठे बिठाए सरकार पर हमला करने का मौका भी मिला है। सांसद कहते हैं उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी को पत्र लिखकर कि भरूच के नर्मदा जिले के अंदर एक संगठित शराब और जुआ नेटवर्क एक्टिव है। उनका दावा है कि ये अवैध व्यापार स्थानीय पुलिस अधिकारियों के प्रत्यक्ष संरक्षण में और मिली भगत से चल रहा है, जिसकी वजह से उनकी पार्टी बदनाम हो रही है। गुजरात में अवैध शराब तस्करी का दावा करते हुए वसावा कहते हैं कि कैसे भारी संख्या में केमिकल मिलावट वाली शराब की तस्करी महाराष्ट्र बॉर्डर पार करके नर्मदा जिले में जा रही है और यहाँ पर जबरदस्त तरीके से माल खपाया जा रहा है। चौकियों पर किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं है, यानी पुलिस वाले जांच पड़ताल भी नहीं करते और पुलिस वालों की पूरी तरीके से मिली भगत भी बताई जा रही है। ऐसे में दोस्तों गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की शराबबंदी की क्या हकीकत है, ये बात खुलकर सबके सामने आ चुका है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
कुछ दिनों पहले इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तीन सरकार होने यानी दोस्तों ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद एक शुद्ध पानी बीजेपी के लोग नहीं दे पाते दोस्तों, और इंदौर के अंदर 100 से ज्यादा लोगों के मौत का मामला सामने आया था। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर यानी साफ पानी को लेकर विवाद इतना आगे बढ़ गया दोस्तों कि इंदौर के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों के कम से कम 3-4 दशक के शासन के बावजूद दोस्तों ट्रिपल इंजन की सरकार के बावजूद पीने का पानी नहीं मिल रहा है। यानी पहले दूषित पानी मिल रहा था, पानी पीने को नहीं मिल रहा है। वार्ड 26 में जल संकट को लेकर महापौर, विधायक और पार्षद बैठक करते हैं और दोस्तों ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि पूरा का पूरा समाज का आदमी एकजुट होकर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लेकर पहुंच गया दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहे थे दोस्तों। यानी सोचे कि ट्रिपल इंजन की सरकार और 30 साल से एक ही सरकार रिपीट हो रही है, यानी पूरा का पूरा समाज एक ही व्यक्ति को वोट बीजेपी को वोट देता आ रहा है और मध्य प्रदेश में जल के संकट से लोग जूझ रहे हैं। इंदौर के अंदर बुरा हाल है दोस्तों। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार अगर 30 साल तक भी एक जगह राज करे तो वो सही से पानी उपलब्ध नहीं करवा पाते, और भाजपा के लोग दावा करते हैं कि ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन की सरकार बना दो विकास हो जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इंदौर के लोगों को पता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार 30 साल से एक ही सरकार रखने का उनको कितना नुकसान हुआ है, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ बीजेपी के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पिटीशन सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा था दोस्तों, यानी लोगों से कहा जा रहा था कि आप हस्ताक्षर करिए, हस्ताक्षर अभियान चल रहा था और शिक्षा मंत्री का अगर आप इस्तीफा चाहते हैं तो ऐसे में दोस्तों इस मामले को लेकर अब जो अपडेट है वो ये कि 6 लाख से ज्यादा लोगों ने कहा कि कांग्रेस जनता पार्टी सही बोल रही है, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और 6 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन किया था दोस्तों। उसके बाद पता चलता है कि सोशल मीडिया से उस पेज को ही हटा दिया गया है जिसमें पिटीशन साइन करवाया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है कि कहीं उनके खिलाफ जो माहौल है वो सोशल मीडिया से लेकर रास्ते तक इतना ज्यादा ना हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाए, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का दबाव बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो सड़कों पर उतरी हुई है, तो वो तो एक दबाव बीजेपी पर है ही, सोशल मीडिया पर कांग्रेस जनता पार्टी ने जो दबाव बनाकर रखा था दोस्तों उस पर बीजेपी के लोग इतने ज्यादा बौखला चुके हैं कि अब कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे पिटीशन अभियान को भी रोक दिया गया दोस्तों। इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर गुरुग्राम के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया दोस्तों। गुरुग्राम के अंदर कांग्रेस पार्टी ने रूरल कांग्रेस के प्रेसिडेंट वर्धन यादव की मौजूदगी में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के दौरान यानी तापमान एकदम चढ़ा हुआ था दोस्तों, सूरज एकदम आग उगल रहा था। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश कमेटी की तरफ से विरोध किया गया और प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे दोस्तों। लेकिन न्यूज चैनल में आपको कहीं कुछ दिखाया नहीं जाएगा, लेकिन हरियाणा के अंदर जगह जगह पर प्रदर्शन किया गया। अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर जो गोदी मीडिया का सिस्टम चल रहा है उस कारण से कांग्रेस पार्टी के आंदोलन को नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन हकीकत यह कि कोने कोने में कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है दोस्तों। देश के अंदर एकमात्र विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो जमकर लड़ाई लड़ रही है, बाकी सब तो सस्ते में विपक्ष बने हुए हैं, विरोध कुछ करना नहीं पड़ता, सोशल मीडिया पर केवल बोल देते हैं और उसके बाद शांत बैठ जाते हैं। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के द्वारा एक बयान दिया गया दोस्तों। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोलते हैं कि केवल मुसलमानों को गाली देना हिंदू धर्म नहीं है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों जेल के भीतर हुई अहम बैठक जिसमें संजीव अरोड़ा और अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे दोस्तों। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शनिवार को हरियाणा के गुरुग्राम में जेल में कैद पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे दोस्तों। संजीव अरोड़ा पर कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए के धन शोधन के मामले को लेकर न्यायिक हिरासत में उनको रखा गया है दोस्तों। और 19 मई को अरोड़ा को 2 दिनों के विस्तारित हिरासत अवधि पूरी होने के बाद भी 2 सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में रखा गया था। और अरविंद केजरीवाल मुलाकात करने के लिए दोपहर 2 बजे पहुंचे और 20 मिनट तक ये मीटिंग चली है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी ने कहा था कि देश को महंगाई का डोज दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी वाले अचानक से दाम नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके जनता को महंगाई का डोज देंगे दोस्तों। और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आने लगा है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले डीजल और पेट्रोल के दाम में कुछ रुपए की बढ़ोतरी की दोस्तों, उसके बाद अब पैसों के अंदर दाम बढ़ाए जा रहे हैं। यानी बीते 2 दिनों में 87 पैसा 91 पैसा कर करके लगभग 1.5 पैसे से ज्यादा दाम बढ़ा दिया है दोस्तों। 1.5 रुपए से ज्यादा दाम बढ़ा दिए गए हैं और 9 दिनों के अंदर टोटल देखे तो 5 रुपए का दाम बढ़ा दिया गया है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी कम से कम 20-30 रुपए तक बढ़ाने वाली है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे करके 1-1 रुपए 2-2 रुपए करके बढ़ाने वाली है, ताकि जनता को अचानक पता ना पड़े कि दाम बढ़ा दिया गया है और अचानक से विवाद ना खड़ा हो जाए, विरोध ना शुरू हो जाए। इसीलिए बीजेपी धीरे धीरे करके दाम बढ़ा रही है, ताकि न्यूज चैनल वाले बोले कि कुछ पैसे बढ़ा दिए गए, 90 पैसे 80 पैसे बढ़ा दिए गए, और लोगों को लगे कि थोड़ा पैसा ही तो बढ़ाया गया है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पैसे पैसे करके ही बढ़ाया जाएगा तो 10 दिनों के अंदर वो 10 रुपए तक भी पहुंच जाएगा दोस्तों। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है और 87 पैसा 91 पैसा जानबूझकर बढ़ा रही है, ताकि अचानक से जनता को डोज देने की जगह धीरे धीरे करके उनको महंगाई याद
याद दिलाई जाए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की ये बात है कि राहुल गांधी जो बोल रहे थे बिल्कुल वैसा ही करेगी बीजेपी और दाम बढ़ाएगी इस तरीके से कि जनता को पता ना चले, लेकिन बाद में जब झटका लगेगा, जब अचानक से 15 दिनों के बाद पता चलेगा कि 10 रुपए 12 रुपए दाम बढ़ गए हैं, तब जब महंगाई हर सामान पर अभी जो बढ़ी है उसे और ज्यादा बढ़ जाएगी, तब जाकर जनता को अपने बजट बिगड़ते हुए दिखाई देगा। अगर आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय रखना चाहते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सब लोग घर चले जाओ नहीं तो मुकदमा भी झेलोगे, हापुड़ के पुलिस के लोग ये धमकी आम जनता को दे रहे हैं दोस्तों। भीषण गर्मी के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली नहीं आ रही है, जिस कारण से आम जनता काफी ज्यादा परेशान है दोस्तों। और आम जनता की परेशानी तो है ही दोस्तों, यहाँ तक कि पुलिस वालों का जो बर्ताव है उससे पता चल रहा है कि पुलिस वाले भी बिल्कुल भी सम्मान आम जनता का नहीं कर रहे। उनके दुख में उनके साथ खड़े होने की जगह उनको धमकी दी जा रही है कि मुकदमा कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे। हापुड़ के अंदर ये विरोध हो रहा था। भीषण गर्मी के बीच में बिजली न आने से जनता परेशान, घंटों बिजली गायब रहने के दौरान लोग सड़कों पर उतर गए, पुलिस वाले देने लगे धमकियां। यूपी में बीजेपी सरकार के अंदर बुनियादी सुविधाएं लेने के लिए पुलिस वालों के साथ संघर्ष करना पड़ता है दोस्तों, और पुलिस वालों से धमकियां खानी पड़ती है, और पुलिस वाला कौन कब जेल में डालते इसका कुछ अता पता नहीं है। ऐसे में अगर आप लोग भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं अब टाइम आ चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के बिजली के बुरे हालात को लेकर कि सबको एक्सपोज किया जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली विभाग बिल्कुल भी सही से काम नहीं कर रहा, ध्वस्त हो चुका है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि 2027 के चुनाव में जो बेसिक मुद्दे हैं उसके इर्द गिर्द अगर चुनाव होता है, चाहे बिजली पानी का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल के दाम का मामला हो या फिर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त होने का मामला हो और सड़कों के खराब स्थिति का मामला हो दोस्तों, इन मुद्दों के इर्द गिर्द अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो बीजेपी को कोई चुनाव नहीं जितवा सकता। ये बात सबके सामने है। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लेकिन घूम फिरकर धार्मिक भावनाओं के इर्द गिर्द ही लड़ने की कोशिश की जाएगी जैसा हर बार होता आया है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पत्रकार आदेश रावल कहते हैं कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण चरम पर है, वहीं पर दलित और आदिवासी बड़ी संख्या में ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। इस आंकड़े से सरकार को सबको बताना चाहिए कि आखिर असली आंकड़ा क्या है, कितनी बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग ईसाई धर्म अपना रहे हैं। दलित और आदिवासी भी तो हिंदू ही है। जातीय जनगणना में इसका असर क्या बाहर आएगा, ये सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। वो कहते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कोलकाता पहुंचे। कोलकाता में रूबियो ने मदर हाउस जाकर यानी मदर टेरेसा हाउस जाकर सेंटर में जाकर संस्थान के मिशनरी का काम करने वाले चैरिटी का वैश्विक मुख्यालय में जाकर उनसे मुलाकात की। 2022 में केंद्र सरकार ने ट्रस्ट का FERA पंजीकरण रद्द कर दिया था, लेकिन 2 हफ्ते के बाद फिर से बहाल किया गया था। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से मिशनरी का काम करते हैं मदर टेरेसा ट्रस्ट वाले लोग, उसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री वहां पहुंचे हैं, तो इन्हीं बातों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देख रहे थे। आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।